नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लड़ाकू विमान राफेल सौदे को लेकर भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सबसे तीखा दौर चल रहा है। राफेल विमान यूं तो दुश्मन को पस्त करने के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन हाल के आरोप प्रत्यारोप सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक लड़ाई जीतने का हथियार हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक राफेल पर तथ्य रखे गए हैं, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज कार्यक्रम में समझेंगे कि आखिर राफेल सौदे पर राजनीति क्यों है, इसके तथ्य क्या हैं और ऑफसेट को लेकर खड़े हो रहे सवालों की हकीकत क्या है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह चौहान हैं, आप रिटायर्ड रक्षा एक्सपर्ट हैं, सर स्वागत है। हमारे साथ आलोक बंसल हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी स्वागत है। साथ ही रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत मैं करना चाहूँगा श्रीवास्तव सर आपसे कि सबसे पहले जो प्रक्रिया को लेकर जो बात आ रही है, इस डील में जो तरीका अपनाया गया, जो प्रक्रिया थी, वो असल में पहले की प्रक्रियाओं से कितनी अलग, या फिर इस प्रक्रिया में जो कई लोग या कई दल, कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो कितनी गलत या सही है, कितनी दमदार है, कितनी कमज़ोर आरोप है? एक्चुअली इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी होगा कि हमें 126 एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत कब से पड़ी। ये मुद्दा 2000 का है, ईयर 2000 का, जब इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा हमारी स्ट्रेंथ डिप्लीट कर रही है और प्रोक्योरमेंट में टाइम लगता है, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि आप इसके लिए तैयारी कीजिए। सो ये एक सवाल जो है 126 से शुरू हुआ और एयरफोर्स में जो फाइटर विमान हैं, हमारे पास MiG-21 जो हैं बल्क में थे। MiG-21 की स्क्वाड्रन बहुत डिप्लीट करने लगे। अगर आप देखें तो 1990 में अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 39.5 स्क्वाड्रन की थी, जो अब अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की है। सो एक क्राइसिस थी कि इसको हमें मीट आउट करना है। एंड आज हम बात कर रहे हैं 2019 में और हमारे पास अभी भी वो जहाज़ नहीं आए हैं। बीच में एक और IF ने एक रिक्वायरमेंट को, जब व्हेन दे सॉ नथिंग इज़ मूविंग, तो उन्होंने ये कहा कि आप 50 मिराज 2000 ले लीजिए। ये भी बीच में एक रिक्वेस्ट भेजी, मगर MOD ने ये कहा कि आप सारे को इकट्ठा करिए, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट को, और उसको पेश करिए। तो सब मिला जुला करके हम 2007 में हम RFP रेज कर सके। अब इस RFP के उसमें there are 643 technical parameters on which the participants were evaluated. So ultimately, to cut the long story short, the two aircraft emerged as meeting the technical requirements. One was Eurofighter that we know, and other was Rafale from Dassault. Now एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं इस वक्त कह दूँ तो आपको बहुत ही एक नया जो चीज़ नहीं लगाएगी है। अगर आप इनकी इक्विटी स्ट्रक्चर देखिए, यूरोफाइटर्स की 10 EADS की और 10 की, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि दोनों में एयरबस की पार्टिसिपेशन है। ओके। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कितना है उनकी इक्विटी, एयरबस होल्ड्स 25% इन 10 एंड एयरबस ऑल्सो होल्ड्स 47% इन यूरोफाइटर। सो हमेशा से एक बात मेरे जहन में आती रही कि जो हम कंपटीशन की बात करते हैं L1 की, ये वाकई में L1 होता है क्या? अगर एक नोडल एजेंसी के दोनों में शेयर होल्डिंग है, वही दो बाद में बचते हैं, तो किस टाइप का L1 है? एनीवे, एक ये अलग बात हुई। दिस जस्ट टू बिल्ड द बैकग्राउंड। सो आइडिया वाज, ये आ गए। अब L1 वाज ऑन प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर्स। उसमें से जिन बातों पे डील बनी नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डील नहीं बन पाई क्योंकि वो TOT को देने के लिए तैयार नहीं थे। We always had 70 years of experience in HL for know how, but know why nobody was sharing. It is very important. The TOT lies there. This was one of the requirements, primary requirement of the large procurement to leverage and get the TOT for Indian industry. This was not coming through. There's a ESA radar, which is a combat radar and very important for this generation of aircraft, fighter aircraft. They said we will not be able to transfer because you will not be able to absorb. That is point number one. Point number two, they also said we will not be responsible for 108 aircraft which are manufactured by HL. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 108 एयरक्राफ्ट जिसके लिए आपने सारा सामान दिया
और किसी ने भी उसको ओन अप नहीं किया. हाउ एचएएल कैन ओन अप? द आइटम्स फिटेड देयर, द किट्स विच कम देयर, दे डू नॉट बिलोंग टू देम, दे बिलोंग टू ओईएम. दिस इज अ मैसिव इशू. बेस्ड ऑन दिस नो नेगोशिएशंस कुड एक्चुअली मूव फॉरवर्ड. यही वजह थी कि ये बहुत मेजर वजह थी. उन्होंने एक चीज़ और कोट की कि एचएएल की मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है, और मैन आवर्स हम लोग बोलते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड मैन आवर्स बोलते हैं फॉर मेकिंग वन एयरक्राफ्ट, वो 2.8 टाइम्स ज़्यादा है हमसे. ओके. सो वो एक प्राइसिंग का बड़ा मेजर पॉइंट हो गया. मतलब रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है. तो एक्चुअली ये डील बन नहीं पाई. इसको आप घोस्ट डील कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं घोस्ट L1. एक्चुअली ये रेफरेंस पॉइंट हो ही नहीं सकता है. अगर आप उससे नेगोशिएशन लेवल पर आप कहते हैं कि आपने कोई चीज देखी, आपका इंटेंट है, बट इंटेंट में जब व्हेन यू, बिकॉज द डेविल लाइज इन डिटेल्स, व्हेन यू गो इन डिटेल्स यू डू नॉट फाइंड दैट इट इज मैचिंग योर रिक्वायरमेंट. द सेलर इज नॉट एबल टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स. तो आप डील कैसे करेंगे? ओके. आलोक जी, तो फिर जब जैसा कि कहा श्रीवास्तव साहब ने कि डील बन ही नहीं रही थी और प्रारंभिक एक चर्चा के तौर पर, तो क्या ये कहा जाए कि राफेल सौदे या राफेल मसले को लेकर राजनीतिक तौर पर पार्टी उसे उस बोफोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, वहां ले जाना चाहती है, और इसीलिए उन नंबर से या उस ईयर से कंपैरिजन चल रहा है जो कि शायद हकीकत से बहुत दूर या परे? देखिए, एक चीज़ है, हमें समझना चाहिए कि इस देश की जो आम जनता है वो रक्षा और रक्षा से जुड़े हुए सौदों से बिल्कुल अनभिज्ञ है. तो इसलिए कुछ भी आप बोलें तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ है. जब बड़ी संख्या बोलें, राफेल, एक वायुयान का नाम लें जैसे बोफोर्स का, तो उनको लगता है इस तरीके का है. हकीकत ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वायु सेना को काफ़ी समय से लड़ाकू विमानों की ज़रूरत थी. 126 विमानों की ज़रूरत थी. 126 विमानों का सौदा हुआ. पिछली सरकार ने कोशिश की कि वो एचएएल में बने, लेकिन एचएएल और जो दसॉ की जितनी भी बातें हुई, उसके बाद दसॉ इस कंक्लूजन में पहुंचा कि वो एचएएल में बनने वाले किसी भी वायुयान की कोई भी गारंटी देने में सक्षम नहीं है. ना जब ऐसी स्थिति आ जाए तो किसी भी वायुसेना के लिए उन वायुयानों को इंडक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया, और इस चक्कर में एक महत्वपूर्ण समय जो है हमारा गंवा गया. तो जब यह सरकार आई और इसने सोचा कि अब क्या करना है, तो इन्होंने सोचा कि अब 126 लें तो उस और भी ज्यादा समय बढ़ता चला जाएगा. तो इन्होंने कहा छोटे से सौदे की बात की जाए, और 36 विमानों के लिए एक हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट इसलिए किया कि उसमें किसी बाईबैक और कोई पे ऑफ की चक्कर नहीं है, क्योंकि भाई जब कंपनियां देती हैं तो कंपनियां जो हैं एक दूसरे से compete करने के लिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को कुछ क्या कहते हैं, रिश्वत देती हैं या कमीशन देती हैं, इस तरीके की. जब सरकार से सरकार की बात हो रही तो आप किसको दे रहे हो? एक सरकार दूसरी सरकार को? नहीं, वो तो नहीं होगा. तो इसलिए सरकार टू सरकार सौदा किया गया कि जल्दी से जल्दी जो वायुयान है जल्दी जल्दी आ जाए. अब चूंकि समय इतना चला चुका था कि 126 का लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, उसमें और कितने साल लगते, तब तक कुछ नई तकनीक आ जाती. तो इसलिए हमने जो है 36 लिए. जो दसॉ की जो एचएएल के बारे में जो जानकारी थी, या जो उनकी जो एनालिसिस थी, वो ये थी कि एचएएल इस वायुयान को बनाने में सक्षम नहीं है, विशेषकर इस टाइम फ्रेम के अंदर. ऐसा नहीं है कि एचएएल नहीं बना सकता, एचएएल के अंदर तकनीकी क्षमता है, लेकिन अगर हम एचएएल का इतिहास देखें तो समयानुसार चीजों को डिलीवर करने की उनकी कैपेसिटी नहीं रही. तो उसके कारण इन्होंने किसी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर के साथ अनुदान किया, और उसका हम देख रहे हैं कि रिलायंस डिफेंस के साथ वो हुआ, जिसके ऊपर बहुत हल्ला गुल्ला किया जा रहा है. कई सारी कंपनियां मेरे ख्याल से उसमें. देखिए, हकीकत ये है, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इस सरकार का जो सबसे उल्लेखनीय कदम है रक्षा क्षेत्र में, वो मेक इन इंडिया है. क्योंकि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक है. सबसे बड़ा है, कभी दूसरे नंबर पर हो जाता है, और अन्यथा है. तो जब हम इतना बड़ी संख्या में आयात करते हैं तो हमारे पास एक लेवरेज होता है. तो इस सरकार की यह नीति थी कि इस आयात का जो वॉल्यूम है उसको हम लेवरेज करके विदेशी कंपनियों को बोलें कि वो भारत में ही निर्माण करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सौदा उनको गारंटीड है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर उनके लिए गारंटीड है कि वो यहां पे आके बनाएं और फिर भारत को दें. और फिर क्या है कि यहाँ की जो लागत जो कम है, चूंकि यहाँ की मैन पावर कॉस्ट कम है, यहाँ काफी चीजें अवेलेबल हैं, तो वो एक बड़ा हब बन जाए. तो ये कोशिश की गई. और अगर ये चीजें करनी है तो इसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस कंपनीज का आना बहुत आवश्यक है. और मेरे ख्याल से उसी तरफ ये कदम उठाया गया, और इसीलिए एक प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियों से वो हुआ. किसी भी रक्षा सौदे में जब आप किसी देश से कुछ सामान खरीदते हो तो उस देश की कंपनियों को ऑफसेट मिलता है. वो इस क्षेत्र में भी मिला कि भाई जब आप यहाँ से इतने खरीद रहे हो तो आप हमारे कुछ प्रोडक्ट इतने खरीदोगे. मैं ऑफसेट पर डिटेल में आऊँ, उससे पहले एक थोड़ा सा और समझना चाहूँगा रणवीर जी
जिस तरीके से प्राइसिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और 2008 फिर 2011 2013 तक के एग्जाम्पल उससे कंपेयर किए जा रहे हैं, क्या डिफेंस डील में और ख़ास तौर पर इस तरह के लड़ाकू विमानों की डील में, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि इसी कंपनी ने भारत के अलावा भी कई देशों को ये विमान बेचे हैं और कहीं पर भी रेट ओपन नहीं है, किस तरीके की ये जो सीक्रेसी है वो होती है और फुल इक्विप्ड जो फाइटर प्लेन है और सेमी इक्विप्ड या अनइक्विप्ड, इसमें किस तरीके का डिफरेंस होता है प्राइसिंग को लेकर और क्या वो वाकई इस पर लागू होता है? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक कि प्राइसिंग का सवाल है, हिंदुस्तान के मामले में प्राइसिंग पे बिल्कुल डेफिनेटली उसके ऊपर सीक्रेसी क्लॉज लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप प्राइसिंग डिस्क्लोज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उजागर हो जाती हैं। मोरक्को को ये एयरक्राफ्ट बेचा गया और मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज़ को बेचा गया है एयरक्राफ्ट, और उसकी प्राइस जो है वो पब्लिक डोमेन में है। बट इस रफाल की प्राइस जो है, जो इंडिया को बेचा जा रहा है, उसकी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो चीज़ें पता लग रही हैं उसके अंदर इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से इसका कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है वो न्यूक्लियर हार्डनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ओवर द एयरक्राफ्ट है। अगर आप वो प्राइसिंग डिस्क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंच के ऊपर भी, फ्रांस के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे कि आपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन किया, इस प्रकार से न्यूक्लियर हार्डनिंग करी इक्विपमेंट की और आपने एक नॉन एनपीटी कंट्री को दिया। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल से लेस है। एक मिसाइल जो है वो तकरीबन 17 करोड़ की आती है, तो जाहिर सी बात है कि एक जहाज़ के ऊपर कुछ मिसाइलें ली गई होंगी तो कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जो आपका जो मेंटेनेंस का क्लॉज है, मेंटेनेंस के हिसाब से वो हिंदुस्तान के अंदर 2 मेंटेनेंस हब्स बनाने की बात कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि उसका कॉस्ट एस्केलेशन होगा। तो जब आप 2 प्राइसेस को कंपेयर करें, एक प्राइस में बिल्कुल क्लीन एयरक्राफ्ट की बात करें जिसमें ना मिट्योर मिसाइल है, ना इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हैं, ना इस प्रकार का कोई प्रावधान है जिसके अंदर मेंटेनेंस का इस तरीके से इलेबोरेट मेंटेनेंस क्लॉज इन्वोक हुआ हो, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम होगी। फिर जो बेस ईयर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इन्फ्लेशन है और बहुत सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बिल्कुल बेईमानी है कि इसको इस तरीके से तुलना करी जाए, लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने ओपनिंग में बताया कि ये एक पॉलिटिकल जो डिबेट हो गया है इसके ऊपर, और इसका पूरा मकसद पॉलिटिकल है। अदरवाइज आर्टिकल 5 के तहत ये 1-to-1 बैठ के ऑपोजिशन ब्रीफिंग ले सकती है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर ये क्लॉज है कि अगर ऑपोजिशन चाहे, बिकॉज आफ्टर ऑल ये डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन का फर्ज बनता है, हक बनता है कि वो पूरी जानकारी हासिल करे, तो आर्टिकल 5 के तहत आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ऑपोजिशन पूछ सकती थी कि भाई हमें ये पूरी ब्रीफिंग करी जाए। वो नहीं मांगी गई है, वो कोई नहीं मांग रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि इसके अंदर है कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि आलोक बंसल जी ने बताया कि हिंदुस्तान की जनता बहुत मासूम है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जिस प्रकार से इतिहास रहा है डिफेंस डील्स का कि हर एक डिफेंस डील में, चाहे नेहरू के टाइम की जीप हो, चाहे बोफोर्स हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड हो, और आज की तारीख में रफाल हो, हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी हुई है और लोगों को डिफेंस डील पे भरोसा नहीं है। तो बहुत जल्दी ये आइडिया सेल होता है कि इसमें करप्शन है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत मेजर इशू है, और ये जो इशू है, जो ये अगर ये नैरेटिव सक्सेस होता है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही घातक होगा, क्योंकि जब सा आपने देखा बोफोर्स में जो हुआ था उसका खामियाजा हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को 20-30 साल तक भुगतना पड़ा, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, बुरा हाल हो गया। तो अगर ये भी उसी की बलि चढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया के लिए कितना घातक होगा। तो मेरे ख्याल से इस पे कहीं सैनिटी कहीं लानी पड़ेगी। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम वो तमाम तथ्य जनता के सामने रख पाएं कि असल में इस पूरी डील में प्रोसेस क्या था, तथ्य क्या है, और जहां से कंपैरिजन किया जा रहा है वो वाकई कितना जायज़ नाजायज़ दिखता है। जैसे कर्नल साहब ने बोला, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो हमने वनीला प्राइस बोलते हैं, अगर हम सिर्फ एयरक्राफ्ट की प्राइस लेते हैं, सो वनीला प्राइस में भी एस्केलेशन क्लॉज था। उस वक्त एस्केलेशन क्लॉज 3.9% था।
तो अगर उस हिसाब से देखें तो मैंने कुछ टैबुलेशन की थी। 2008 में 520 करोड़ का वनीला प्राइस बनता है, 2012 में 542 करोड़ का बनता है, एंड 2014 में 614 करोड़ का बनता है, इवन द वनीला एयरक्राफ्ट। नाउ इस एयरक्राफ्ट में और जुड़ा क्या? सवाल ये है कि अगर हम इसको देखें फैक्टर वाइज क्या क्या और चीज़ें जुड़ गई जिनकी वजह से कॉस्ट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसमें वेपन्स आ गए। मिटियोर का जिक्र किया कर्नल साहब ने, वो बहुत ही ज़रूरी था। इससे वेरी वेरी पोटेंट मिसाइल, आई एम टेलिंग यू एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, एंड स्कैल्प मिसाइल्स दे हैव कम इनटू द प्ले। Training of crews has come into play. Large number of main ground training and the pilots training will go through. The infrastructure at 2 bases, he mentioned about it. Then there is a we call performance-based logistics. So there's an assured serviceability of 75% which has been embedded in the contract, which has been the cynosure of all our problems. We have been beaten by the serviceability or combat readiness of the aircraft for Russian fleet. You have been hearing in the papers a lot, so I don't need to tell anything about it. Then maintenance tools, test equipment and other parts, checkout equipments. Then weapon storage के लिए उन्होंने एग्री किया है कि हम 6 months के लिए अपने यहाँ करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ बनता है the weapons have to be stored somewhere. They'll store in France. Also सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ उसमें ये आई है कि they have agreed in this price because it's all about pricing for business perspective, कि आप चाहे रशियन एक मिसाइल्स या वेपन्स को इंटीग्रेट करें या इजराइलीज को करें या इंडियन को करें, हम एग्रीमेंट में हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक जहाज़ खरीद लेते हैं, अब उस जहाज़ से आप उस कंट्री से बंध जाते हैं, आपको वही मिसाइल खरीदनी, आपको वही चीज़ें खरीदनी है, फाउंडेशन इसमें नहीं है, वो उसमें डोमिनो इफेक्ट आ जाता है। यू कैन एस्केलेट द प्राइस ऑफ दैट बिकॉज नाउ यू कैन डू गो नोवेयर एल्स। तो वो एक चीज़ यहाँ फ्रीडम मिल गई आपको, ये बहुत बड़ी फ्रीडम है कि आप रशियन यूज़ करिए, हम इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेट करना सबसे बड़ा प्रोसेस है। आप इजरायली करिए, हम इंटीग्रेट करें, आप इंडियन करिए, आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट ब्रह्मोस। एक बहुत बड़ी बात जो कर्नल साहब ने बताई, आई थिंक आई होप इट हैज़ नॉट जस्ट पास थ्रू, कि न्यूक्लियराइजेशन जो है इट कैन कैरी न्यूक्लियर असेट्स। वी डिडंट वांट टू से स्ट्रेटेजिक असेट्स, वी कॉल देम इन द पब्लिक डोमेन। 2008 और 9 में जिस दौर से बार बार इसकी तुलना की जा रही है, उस दौर में क्या इस विमान के साथ ये सब चीजें नहीं थी? बेसिक ये नहीं थी, ये सब दे कुड नॉट पास थ्रू द डील। आई टोल्ड यू घोस्ट डील और घोस्ट L1। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम उसको रेफरेंस कैसे मान सकते हैं? आपने शायद बात की हो, दे कैन बी सम कम्युनिकेशन इन द फाइल, बट द फाइल हैज नॉट फ्रक्टिफाइड। There was an intent of government of India, whichever government was there, but the government of India's intent could not fructify because other party didn't believe in it, other party didn't offer it, other party didn't accept it. Why didn't they accept it? Because of the price line. That means वो जो prices हम pick up कर रहे हैं इस वक्त, वो prices गलत हैं, इससे टैली ही नहीं करती हैं अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। और एक और clause आया इसमें, अब जो clause है 3.5% escalation का है, it is a very life impacting clause, because आप further जो खरीदेंगे वो 3.55% का एस्केलेशन होगा। तो अगर आप ओवरऑल टर्म्स में देखें, कंपाउंडेड टर्म्स में से ह्यूज बेनिफिट। सो बेसिकली इफ इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे और आप सिर्फ एक प्राइस जो 2000, वो एक आई रिमेंबर जिसको अर्धसत्य बोलते हैं, तो दी होल थिंग लाइज इन इफ यू टेल द पार्शियल ट्रूथ इट्स मोर डेंजरस देन द falsehood. True. Because there's a truth involved in it, but it is not the whole truth. And it is such a complex issue that to explain to public at large, like he says, they can make use of Article 5 and get the briefing and be satisfied. If the intent is that. आलोक जी, अब मैं आता हूँ ऑफसेट को लेकर, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप हैं और सीधे तौर पर निशाना इसी पर आकर घूम फिर के लगता है कि एक भारतीय कंपनी रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, ऑफसेट में पूरा डील उसको दिया गया। लेकिन मैं आंकड़े देख रहा था इसी कंपनी के साथ जो है, क्योंकि 50% जब आप निवेश कर रहे हैं, जो आपकी डील हो रही है, उसमें कई सारी भारतीय कंपनियों को ऑफसेट में शामिल किया गया है और ये एक प्रोसेस के तहत है। अलग अलग कंपनियां जिन पर जो कंपनी दे रही है वो चूज़ करती है। क्या ये सच्चाई है? और अगर है तो फिर जो आधार बनाया जा रहा है आरोप लगाने का, वो क्यों है ऐसा और इतना तथ्य भ्रामक क्यों दिखते हैं? देखिए, कुछ नाम बिकते हैं, राजनीति में बिकते हैं। अगर आप अंबानी का नाम लेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए लिए जा रहे हैं नाम, वो राजनीति बनती है। पर हकीकत ये है कि ऑफसेट एक वैलिड प्रोसेस है। चूंकि हम आयात करते हैं और चूंकि हमारे पास वो तकनीक नहीं है कि हम पूरा इतना बड़ा वायुयान भारत में बना सके, हम आयात कर रहे हैं। लेकिन हम जिस देश से आयात कर रहे हैं हम उसके ऊपर एक ऑफसेट क्लॉज लगाते हैं कि अगर हम 100 चीज़ ले रहे हैं तो आप 30% चीज़ हमारे यहाँ से लेंगे। तो उसके की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए वो सरकार नियत करती है कि इस क्षेत्र की चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो उसके बाद उस कंपनी के ऊपर है, वो किससे लेना चाहती है, क्या लेना चाहती है।
उसने जो जो कंपनियां सेलेक्ट की वो की। अब उसके ऊपर आप हल्ला करते रहे कि सरकार ने उनको बोला कि आप इससे लो या नहीं बोला, ये तो कंजेक्चर की बात है। कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, स्वतंत्रता कहने की तो सबको है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया कि सरकार ने उनको बोला कि आप इससे लो या वो लो। उस कंपनी ने डिसीजन लिया, उनको जो लगा। हो सकता है कंपनी आगे चल के रिलायंस डिफेंस के साथ लॉन्ग टर्म डील करना चाहती हो। जैसे मैंने कहा ना कि मेक इन इंडिया के लिए ये आवश्यक है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस फर्म्स हैं वो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें और यहाँ पे इस तरीके के संयंत्र लगाएं जिसमें कि उन्नत रक्षा जो क्षेत्र की जो तकनीक है वो विकसित हो और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट है वो भारत में ही निर्माण किया जा सके। तो मेरे ख्याल से उस तरफ शायद कुछ आगे बढ़ रही हो सकता है रिलायंस डिफेंस और राफेल के बीच में क्या सौदा हो, क्योंकि एक कंपनी टू कंपनी जो डील हो रही है उसके बारे में कंपनी के भी अपने सीक्रेसी क्लॉज होते हैं, अपने प्राइवेसी क्लॉज होते हैं, कोई भी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट बताता नहीं है। तो क्या है, हो सकता है इस सौदे के बाद आप देखें कि शायद राफेल और रिलायंस आपस में मिलकर कुछ बना रहे हों, या हो सकता है 36 के आगे जो आगे वायुयान बनने हैं वो शायद वो दोनों कंपनियां मिलकर बना रही हों। हो सकता है वो तीसरे देशों को निर्यात करने का प्लान कर रही हों, क्योंकि अब जो है ये एक उन्नत वायुयान है जिसको कि दुनिया के अन्य राष्ट्र भी कई राष्ट्रों की वायुसेना चाहेगी। तो हो सकता है भारत में बनाने का आगे इनका निर्माण करने का प्लान हो, क्योंकि भारत में इसकी लागत कम आने की संभावना है। तो हो सकता है भारत को एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहे, जो मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है। तो हो सकता है आगे कुछ बढ़ रहा हो। किस लिए ऑफसेट उन्होंने इस कंपनी से लिया, इससे लिया, उससे लिया, ये उस कंपनी की। अगर मेरे को कल कोई सामान खरीदना है तो ये मेरी इच्छा है। आप थोड़ी ना तय करेंगे कि मैं आपसे खरीदूं या इससे खरीदूं, वो मेरी इच्छा है, मैं खरीद रहा हूं। हाँ, ये निश्चित है कि मेरे को इतने क्वांटिटी का, इतनी वैल्यू का सामान लेना है, बस ये निश्चित है। इस क्षेत्र की चीजों का लेना है, जैसे अगर रक्षा क्षेत्र है, ये वायुयान है, सिविल एविएशन है, क्या क्या किस किस सेक्टर की जो चीजें हैं उसको कर सकते हैं, वो भी नियत किया हुआ है। पर उसके बाद फिर मेरी इच्छा है मैं किससे खरीदूं, ए से खरीदूं, बी से खरीदूं या सी से खरीदूं। तारवी जी के आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपका, क्योंकि ऑफसेट को लेकर ही, और ऑफसेट में देखा था कई सारी करीब 9-10 कंपनियां हैं। हालांकि जैसा कि कहा आलोक जी ने बहुत अहम है कि सिर्फ नाम उछाला जा रहा है वो रिलायंस का है, कुछ टाटा या कुछ उसकी सब्सिडरी कंपनी है, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी कंपनियों के पास काम है इसको लेकर। ऑफसेट को लेकर जो रूलिंग है, क्या वो वाकई तथ्यों से अलग, एक बार फिर मैं कहूं कि आरोप जो हैं वो दिखते हैं जो लगाए जा रहे हैं, जो हकीकत है उससे बहुत अलग है, और ऑफसेट को लेकर जो कंपनी का प्रोगेटिव है, कंपनी के पास जो अधिकार है कि वो किससे लेगी, वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसमें कर रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, या सरकार ने इसमें कुछ हस्तक्षेप किया है? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने हस्तक्षेप करके और एक किसी खास कंपनी को फेवर करने के लिए दबाव बनाया। अगर सरकार का इसी प्रकार से दबाव काम कर रहा था तो जब पहले HAL की जो बात अटक रही थी वो क्यों नहीं सक्सेस हुई? वो सक्सेस हो जानी चाहिए थी। जब वो दबाव काम ही कर रहा है तो वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? और उसके ऊपर अभी तो फिर भी 36 ले रहे हैं। तब तो ये था कि अगर वो जो यूरो फाइटर था वो तो मान गया था, हिंदुस्तान की सारी शर्तें मान गया था, जो L2 था, HAL इंक्लूडेड। बट इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि जो बेहतरीन जहाज है, जो बेस्ट जहाज है वो राफेल है, हमें राफेल चाहिए। तो इस प्रकार से कहानी फंसी हुई थी। अगर सरकार का ही सारा खेल था और सरकार का दबाव इतना कारगर था, दसौं इतनी मजबूर थी, तो HAL के साथ में संबंध हो जाना चाहिए था। एक तो इसमें L1 और L2 की लड़ाई जो है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी पिटीशन हुई है, जो भी कोई बात हुई है, वो ये कह रही है कि ये सौदा रद्द होना चाहिए। और ये जो पूरी जो सामग्री और मसाला है, ये भी कहा जा रहा है कि जो L2 रहे हैं, जो नंबर 2 पे है, वो नहीं चाह रहा कि इतना बड़ा जो मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे चल के हिंदुस्तान की झोली में जाए। क्योंकि जैसा कि बताया कि ये कहानी यहाँ नहीं रुकती है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो लेंगे। हिंदुस्तान की एयरफोर्स एक बहुत ही केपेबल एयरफोर्स है, बहुत ही कॉम्पिटेंट एयरफोर्स है। अगर ये वैलिडेट करती है किसी एयरक्राफ्ट को, तो समझ लीजिए कि वो वाकई बेहतरीन एयरक्राफ्ट है दुनिया का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत ही आम भाषा में समझाने के लिए कि असल में जो राफेल सौदा है ये क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या रही है, जो तथ्य हैं वो पहले क्या थे और आज के दौर में क्या हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो कमज़ोर क्यों हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है। और आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना में भेज सकते हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।